हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स के 7th चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट की एक्सरसाइज के फर्स्ट 11 क्वेश्चंस करेंगे। सो एडिशनल एक्सरसाइज से पहले जो 11 क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अ 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। तो गिवन जो भी है लिख देते हैं यहाँ पे। रेजिस्टेंस 100 ओम और ये रजिस्टर कनेक्टेड है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। आप इस बात का ध्यान रखना कि जब भी हमारे पास सप्लाई वोल्टेज गिवन होता है वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है वोल्टेज की। तो हमारे पास गिवन है VRMS, रूट मीन स्क्वायर यानी RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है। फ्रीक्वेंसी का सिंबल आप F लिख सकते हो या न्यू लगा सकते हो, बट इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछा नहीं जिसमें इसकी ज़रूरत पड़े कभी। हमें फाइंड करना है सबसे पहले RMS वैल्यू ऑफ करंट। तो IRMS ये होता है सिंपली VRMS अपॉन रेजिस्टेंस। तो वैल्यूज हम पुट करेंगे 220 अपॉन 100 और ये है 2.2 एम्पियर। व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल? नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल का फॉर्मूला होता है VRMS इंटू IRMS। तो 220 टाइम्स 2.2 तो ये आ जाएगा 484 वॉट। तो हमारे आंसर ये आ चुके हैं। हियर वी हैव दिस क्वेश्चन। इसके दो पार्ट्स हैं। द पीक वोल्टेज ऑफ एन AC सप्लाई इज 300 वोल्ट। क्वेश्चन में गिवन है पीक वोल्टेज, तो पीक वोल्टेज को हम V नॉट करके लिखते हैं और ये 300 वोल्ट है। व्हाट इज द RMS वोल्टेज? हमें फाइंड करना है RMS वोल्टेज। तो दोनों में रिलेशन क्या है? RMS वैल्यू एंड पीक वैल्यू में रिलेशन होता है। देखो VRMS इक्वल्स टू V नॉट अपॉन √2। तो हम वैल्यू पुट करेंगे 300 अपॉन √2, ये हो जाएगा। देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसे रैशनलाइज करना चाहिए, यानी 300 अपॉन, तो ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 हो जाएगा और ऊपर √2 बन जाएगा, है ना। √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 300 इंटू 1.414 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ √2 अपॉन 2 से ये कैंसिल किया तो ये है। और वैसे भी अगर आप याद रख पाएँ कि 1/√2 होता है 0.707, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है बहुत सारी कैलकुलेशंस में। तो कीप दिस इन माइंड। ये हम डायरेक्ट भी रख सकते थे। तो इसमें मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 2121, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, इतना वोल्ट। ये हमारा आंसर है। ओके, बी पार्ट इसका। इसमें RMS वैल्यू गिवन है RMS वैल्यू ऑफ करंट गिवन है, दैट इज 10 एम्पियर। और हमें फाइंड करना है पीक करंट यानी I नॉट। तो अगेन सिमिलर फॉर्मूला यहाँ पे होता है IRMS इक्वल्स टू I नॉट अपॉन √2। तो I नॉट हो जाएगा √2 टाइम्स IRMS। ओके, तो √2 इज़ 1.414 एंड IRMS इज 10, तो ये हो जाएगा 14.14 एम्पियर। ओके, ये हमारे आंसर आ चुके हैं। अ 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। गिवन क्या है क्वेश्चन में? एक इंडक्टर है तो उसका इंडक्टेंस गिवन है यानी L 44 मिली हेनरी, सो इट इज़ 44 टाइम्स 10 पावर -3 हेनरी इज कनेक्टेड टू दिस सप्लाई। सप्लाई वोल्टेज गिवन है मीन्स RMS वैल्यू गिवन है वोल्टेज की, तो VRMS दैट इज 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल F आप लिख सकते हैं, बट आपकी बुक्स में न्यू है, तो न्यू से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी, दैट इज 50 हर्ट्ज।
डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट, हमें IRMS फाइंड करना है। देखो ये है इंडक्टर, अगर ये रजिस्टर होता तो रजिस्टर में करंट क्या होता है आप जानते हैं, दैट इज V अपॉन वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अब ये रजिस्टर नहीं है, ये इंडक्टर है, तो इंडक्टर में रेजिस्टेंस का काम क्या करता है, ये इंडक्टेंस, और इसको हम XL लिखते हैं, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहां पर हमें XL फाइंड करना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। XL ये होता है ओमेगा L, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू L। ओमेगा यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आपने सुना होगा 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी होता है, तो वही यहाँ पर हमने यूज़ किया है। वैल्यूज़ पुट करेंगे, 2 पाई फ्रीक्वेंसी इज़ 50 एंड L इज़ दैट इज़ 44 टाइम्स 10 पावर माइनस 3। अगेन ये ओम ही होता है, ओके। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 22/7 इंटू 44 इंटू 50 इंटू 2 हुआ 100, तो 100 इंटू 10 पावर माइनस 3 ओम, और ये है 22 इंटू 44/7, ये 10 की पावर माइनस 1 हो जाएगा, बिकॉज 10 के 2 जीरोज इधर हैं तो इधर प्लस हो जाएंगे वो। आप चाहो तो इसको भी यहाँ से हटा के और नीचे ज़ीरो बढ़ा सकते हैं, तो इसको हमने इस तरह से कर दिया है, बाद में और काटेंगे, फिलहाल इतना छोड़ देते हैं। हमें फाइंड करना है IRMS, और वो होता है VRMS अपॉन XL। वैल्यू पुट करते हैं, तो VRMS इज 220 वोल्ट अपॉन 22 इंटू 44/70। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 70 ऊपर जाएगा अपॉन 22 इंटू 44, और ये कैंसिल होगा, ये 10 आया यहाँ पे, और ये हो जाएगा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 22 है, और ये है 35, फिर ये 11, ये 5, ये आ जाएगा 175/11, तो 11 कम 11 65, ओके 5, फिर ये 10 हुआ 9, फिर 100, और फिर ये 0 आएगा, ओके, फिर 9 आएगा, और रफली आप लिख सकते हैं 15.91 एम्पियर। ये हमारा आंसर आ चुका है, ओके। A 60 microfarad capacitor is connected to a 110 volt 60 Hz AC supply. Determine the RMS value of current in the circuit. Given है क्वेश्चन में, एक कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस दैट इज 60 माइक्रोफैरड, 60 टाइम्स 10⁻⁻⁶ फैरड। जो हमारे पास सप्लाई वोल्टेज है 110 वोल्ट, ये RMS वैल्यू होती है वोल्टेज की। सो दिस इज 110 वोल्ट, और यहां पे फ्रीक्वेंसी गिवन है दैट इज 60 हर्ट्ज, ओके। ओमेगा निकालने में ये हेल्प करेगा। डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट, हमें IRMS फाइंड करना है, ओके। तो करंट इज व्हाट, यूजुअली जब हमारे पास रेजिस्टेंस होता है तो हम करंट लिखते हैं वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। यहां पे इस सर्किट में रेजिस्टेंस का काम करेगा क्या, ये कैपेसिटर, और इसका होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड करना है पहले। कैपेसिटिव रिएक्टेंस सिंबल XC, ये होता है 1/ωc। 1/ω इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ये होता है 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी और C, ओके। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू
पाई यहाँ पे 3.14 पुट करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसने बाद में रेसिप्रोकल होके ऊपर जाना है। ये न्यू 60 है और कैपेसिटेंस इज 60 इंटू 10⁻⁻⁶, और ये ओम आ गया है। ओके, फाइनल कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम ये लिख देते हैं, IRMS इज VRMS अपॉन XC, है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये है 110 अपॉन, और ये सारा 1/2 इंटू 3.14 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 10⁻⁻⁶, ये एम्पियर हो गया। पर यूनिट बाद में लिखेंगे हम, अब ये पूरा ऊपर जाएगा। तो 110 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 10⁻⁻⁶, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 11 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 6 इंटू 6, और 10 की पावर हो जाएगा, देखो 1 0 ये है, 1 0 ये, 1 0 ये, तो 3 0 यहाँ एडजस्ट होंगे, तो ये -3 हो जाएगा। ओके, अब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2486.88 इंटू 10⁻⁻3, और ये -3 यहाँ एडजस्ट होगा तो हो जाएगा 2.48688, और अप्रॉक्सीमेटली ये हो जाएगा 2.49 एम्पियर, और ये हमारा आंसर है। फाइन। In exercise 7.3 and 7.4, what is the net power absorbed by each circuit over a complete cycle? Explain your answer. 7.3 and 7.4 हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं, हमें नेट पावर बताना है। देखो, पावर का फॉर्मूला होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi, where phi is the phase difference. So phi is the phase difference between voltage and current. अब देखो, in 7.3 ये जो सर्किट है ये प्योर इंडक्टर सर्किट है। In pure L circuit, phase difference between voltage and current is 90 degree because voltage is pi/2 or 90 degree ahead of current in pure L circuit. तो therefore power in the whole cycle will be, देखो VRMS उसमें जो भी वैल्यू है IRMS, बट यहाँ पे cos phi हो जाएगा यानी cos 90, इस वजह से पावर विल बी 0। और अगर हम इन 7.4 की बात करें तो हमारे पास इसमें है प्योर C सर्किट, एंड इन प्योर C सर्किट करंट इज pi/2 अहेड ऑफ वोल्टेज, दैट मेक्स फेज डिफरेंस अगेन 90 डिग्री, और जो पावर है दैट विल बी अगेन VRMS इंटू IRMS cos 90 एंड देयरफॉर 0। तो दोनों केस में नेट पावर 0 होगा। Obtain the resonant frequency of a series LCR circuit with L is given, means inductance is given, capacitance is given and resistance is given. What is the Q value of this circuit? तो देखो, हमें फाइंड करना है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड Q वैल्यू। कैसे फाइंड करते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का तरीका ये है, देखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वी अचीव जब XL इक्वल हो जाता है XC के, इंडक्टिव रिएक्टेंस बिकम्स इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मैं फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप थोड़ा और एक्स्ट्रा सीखें, ओके? नहीं तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकता था। XL होता है ओमेगा L, XC होता है 1/ओमेगा C। ओमेगा इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हियर, जो हमें फाइंड करनी है। और ओमेगा बिकम्स 1/√LC, और ये फॉर्मूला है। तो यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद दिस। ये मैंने जस्ट ऊपर फॉर्मूला ये डिराइव किया कि यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं, और अब वैल्यूज हमें पुट करनी है। तो 1/√L इज़ व्हाट, तो यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं शुरू में कि L इज़ 2 हेनरी, कैपेसिटेंस इज़
32 माइक्रोफेरेड एंड रेजिस्टेंस इज 10 ओम। तो यहाँ पे L2 इंटू C है 32 इंटू 10 पावर -6, तो ये हो जाएगा 1/√64 टाइम्स 10 पावर -6, और ये हो जाएगा इक्वल टू 1 देखो 64 का स्क्वायर रूट 8 और 6 का हाफ हो जाएगा तो -3। ओके, और ये 8 ऊपर जाएगा तो हम डिवाइड करेंगे इसे 0.125, और ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 3, और ये है 125, और इसकी यूनिट होती है सेकंड इनवर्स। ओके, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हमें Q वैल्यू फाइंड करनी है। Q वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं? तो ये है, या तो ऊपर XL लिखो या XC लिखो, दोनों बात एक ही है, और उसको हम डिवाइड करते हैं R से, ये है। ओके, तो कोई भी लिख दो, बात एक ही है। XL अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा XL, मैं XL लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो XL अपॉन R, XL इज़ ओमेगा L, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा, और R अपना ये रेजिस्टेंस है। ओमेगा की वैल्यू अगर हम पुट करें तो दैट इज़ 1/√LC L अपॉन R, और ये हो जाता है 1/√L/C। तो Q वैल्यू का ये फॉर्मूला है। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप फॉर्मूला आप भूल जाए तो इस तरह से आप डिराइव कर सकते हैं। अगर आप XL की जगह पे XC रखते, यू वुड हैव गॉट द सेम फॉर्मूला। चलिए, तो वैल्यूज पुट करते हैं। 1/R मीन्स R है 10, L इज़ 2/C 32 इंटू 10 पावर -6, 1/10, ये तो हो गया 16, और ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर -3। ओके, और 4 ऊपर जाएगा 0.25, और 10 की पावर क्या होगा, तो नीचे 1 एक यहाँ पर है, ये -2 हो जाएगा, ऊपर ये +2 मीन्स 10 पावर 2, और ये हो जाएगा 25। और Q वैल्यू की कोई यूनिट नहीं होती है, इट इज़ जस्ट ये एक नंबर होता है। तो ये हमारा आंसर है, एक ये और एक ये। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। A charged 30 microfarad capacitor is connected to a 27 millihenry inductor. What is the angular frequency of free oscillations of the circuit? तो यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन है, एक कैपेसिटर है 30 माइक्रोफैरेड का, थर्टी माइक्रोफैरेड मीन्स 30 टाइम्स 10 पावर -6 फैरेड। एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस 27 मिली हेनरी है, 27 मिली हेनरी, सो इट इज़ 27 टाइम्स 10 पावर -3 हेनरी। हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशंस फाइंड करनी है, यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है, ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7.6 में मैंने बहुत डिटेल में बताया कि ओमेगा आर का फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/√LC। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, 1/L इज़ 27 इंटू 10 पावर -3, कैपेसिटेंस 30 टाइम्स 10 पावर -6, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर रूट, देखो 27 इंटू 3 ये तो हो जाएगा 81, और ये 0 है, इनको इन पावर के साथ में एडजस्ट करते हैं, तो ये हो गया 10 की पावर -9, पर इस 0 की वजह से ये -8 हो जाएगा। ओके, 1/81 का स्क्वायर रूट 9, और ये 10 की पावर -8 बाहर आएगा तो ये -4 बन जाएगा, और 9 का जब 1 में डिवाइड करेंगे तो 0.11
ये हो गया, और भी आगे है, इतना ही इनफ है, 10 की पावर 4, और ये हो जाएगा 1.11 इंटू 10 पावर 3 सेकेंड इनवर्स। ये हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन 7.8 है, सपोज द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन एक्सरसाइज 7.7 इज 6 मिली कूलम। देखो क्वेश्चन 7.7 में क्या था हमारे पास, अगर आप देखें तो हमारे पास एक सर्किट ऐसा है जिसमें कैपेसिटर और इंडक्टर है, यानी एक एलसी सर्किट हमारे पास था। तो एक सर्किट है, तो ये है इंडक्टर, ये है कैपेसिटर, और ये एलसी सर्किट है। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर। अब इसमें होता क्या है कि अगर हम शुरू में कैपेसिटर में, जैसे फुल चार्ज है कैपेसिटर और इसमें एनर्जी है, कैपेसिटर में मैक्सिमम एनर्जी है, इंडक्टर में ज़ीरो एनर्जी है, धीरे धीरे क्या होता है कि ये इसकी एनर्जी कम होने लगती है, क्योंकि इंडक्टर में एनर्जी इंक्रीज़ होने लगती है, जिस वजह से धीरे धीरे कैपेसिटर की एनर्जी कम होती है और इंडक्टर की एनर्जी बढ़ती है, और ये सिलसिला चलता रहता है। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग ये चलते रहते हैं, इसको हम ऑसिलेटर भी कहते हैं, एलसी ऑसिलेटर। तो यहाँ पे अगर कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज्ड है, तो यानी करंट उस समय सर्किट में ज़ीरो है, तो उस समय केवल कैपेसिटर में एनर्जी होगी फुल और इंडक्टर में एनर्जी ज़ीरो होगी। जब कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज्ड है तो उस समय करंट मैक्सिमम पहुंच जाती है सर्किट में, और उस केस में कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड ज़ीरो हो जाती है और इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड मैक्सिमम हो जाती है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो इनका टोटल है सम ऑफ देयर एनर्जी, इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन सर्किट इनिशियल चार्ज कैपेसिटर में दे रखा है और हमें सर्किट में इनिशियल एनर्जी फाइंड करनी है, तो उसमें केवल हम इससे फाइंड कर सकते हैं, और इस केस में करंट सर्किट में फ्लो नहीं कर रही है, देयर इज़ नो करंट इन द सर्किट। तो टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी? कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो ही सर्किट की एनर्जी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में एक तो चार्ज गिवन है, दैट इज़ 6 मिली कूलम, 6 × 10⁻³ कूलम। उसके अलावा हमें कैपेसिटेंस चाहिए, और कैपेसिटेंस हमारे पास था कितना पिछले क्वेश्चन में, 30 माइक्रोफैरेड। 30 माइक्रोफैरेड, 30 × 10⁻⁻6 फैरेड। तो एनर्जी हम फाइंड करेंगे हाफ Q² अपॉन C से, हाफ इंटू 6 × 10⁻³ स्क्वायर अपॉन 30 × 10⁻⁻6। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 36 × 10⁻⁻6, 30 × 10⁻⁻6, ये हुए कैंसिल, 18, 10, 6, ये है 6/10, और ये हो जाएगा 0.6 जूल। ये एनर्जी है इनिशियली। लेकिन आप समझ गए होंगे कि इनिशियल हो या लेटर हो, टोटल एनर्जी सर्किट में सेम रहेगी। तो हम ये कहेंगे कि जो कैपेसिटर की एनर्जी है वो अपनी एनर्जी शेयर करेगा इंडक्टर के साथ में, लेकिन टोटल एनर्जी सर्किट की लेटर टाइम में भी सेम रहेगी, 0.6 जूल। ठीक है, और अपना आंसर जो है हम इस तरह से फ्रेम करेंगे। तो आई होप ये सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अ सीरीज LCR सर्किट विद, यहाँ पे LCR सर्किट है, R, L एंड C तीनों की वैल्यू गिवन है, कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हमें सप्लाई वोल्टेज गिवन है। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी रेजोनेंस वाला केस है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर्ड टू द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल। देखो एवरेज पावर फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होता है VRMS टाइम्स IRMS। ओके, VRMS यहाँ पर गिवन है 200। IRMS कैसे निकलता है? IRMS होता है VRMS अपॉन वोल्टेज अपॉन, अब हमारे पास LCR सर्किट है तो यहाँ पर होता है इम्पीडेंस Z, दिस इज इम्पीडेंस। तो ये तो ठीक है 200, हमें पहले इम्पीडेंस फाइंड करना है,
उससे निकलेगा IRMS और उसके फिर यहाँ पे पुट करके हम आराम से पावर फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में कैसे हम आगे बढ़ेंगे समझ आ गया? ऑलराइट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले इम्पिडेंस। इसका जो फॉर्मूला है दैट इज स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब ये केस है रेजोनेंस का, तो एट रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस में XL और XC इक्वल हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी और जो Z है ये R के इक्वल हो जाएगा। ये है 20 ओम। और बस अब आराम से हम निकाल सकते हैं। अब सिंस VRMS इज़ 200 वोल्ट, ओके, तो IRMS ये क्या होगा? IRMS होता है VRMS अपॉन सेट इम्पिडेंस। जैसे नॉर्मल फॉर्मूला होता है ना, करंट इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। LCR सर्किट में रेजिस्टेंस की जगह पे ये समझ लो कि इम्पिडेंस होता है, ये वही काम करता है जो कि रेजिस्टेंस का होता है। बट बिकॉज ये LCR सर्किट है तो इसमें और भी कंपोनेंट्स होते हैं, दैट्स वाई वी यूज़ दिस वर्ड इम्पिडेंस। ये है 200, इम्पिडेंस है 20 और ये आ गया 10 एम्पियर। देयरफॉर पावर आ जाएगी VRMS इंटू IRMS, दैट इज़ 200 टाइम्स 10 मीन्स 2000 वॉट। ये हमारा आंसर है, ठीक है। A radio can tune over the frequency range of a portion of a medium wave broadcast band this। ये फ्रीक्वेंसी की रेंज दी है जिस पे एक रेडियो ट्यून होता है। If its LC circuit has an effective inductance, तो यहाँ पर इंडक्टेंस है यानी L गिवन है। What must be the range of its variable capacitor? और हिंट दिया फॉर ट्यूनिंग, तो ट्यून करने के लिए रेजोनेंस वाले सिचुएशन होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर लिखा है। हमें रेंज फाइंड करनी है कैपेसिटेंस की, कैपेसिटर। देखो रेजोनेंस के केस में क्या होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है 1/√LC। ओके, इसको हम ऐसे आर करके लिख सकते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर जो ओमेगा है ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हमारे पास गिवन है जस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी हमारे पास न्यू गिवन है, तो ओमेगा होता है 2π न्यू 1/LC। अब इसमें न्यू गिवन है, रूट भी है यहाँ पे न्यू गिवन है, एल गिवन है, हमें सी की रेंज फाइंड करनी है। तो दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 4π² न्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1/LC और C आ जाएगा 1/4π² न्यू स्क्वायर इंटू L। अब यहाँ पर दो केस हम लेंगे। पहले केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो ये लेंगे, दूसरे केस में ये फ्रीक्वेंसी लेंगे, और दोनों केस में हम C की वैल्यू यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो फिर एक रेंज हमें मिल जाएगी कैपेसिटर की। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर केस 1, जब फ्रीक्वेंसी, तो इसको न्यू 1 नाम देते हैं, दैट इज 800 किलोहर्ट्ज, दैट इज 800 टाइम्स 1000 मतलब 10³ हर्ट्ज, दैट इज 8 टाइम्स 10⁵ हर्ट्ज। ओके, और L तो क्वेश्चन में गिवन है क्या, 200 माइक्रो हेनरी। तो माइक्रो यानी 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻4 हेनरी। तो देयरफॉर जो कैपेसिटेंस है C1 ले लेते हैं इस केस में, 1/4π² न्यू 1 है ना, फर्स्ट केस न्यू 1 स्क्वायर टाइम्स L, 1/4 पाई इज 3.1 पाई 3.14 ले लेते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज ये
8 इंटू 10⁵ स्क्वायर, और फिर यहाँ पर L है, ये है, दैट इज़ 2 इंटू 10⁻⁻4। तो 1/4 इंटू 3.14, इसका स्क्वायर होता है अप्रॉक्सीमेटली 9.8596 होता है, मैंने अप्रॉक्सीमेट करके लिख दिया है, इंटू 8 का स्क्वायर है 64 इंटू 2, और ये जो 10 की पावर है, सबका हिसाब किताब एक साथ करेंगे तो ये है 5 इंटू 2 10 हुआ, 10 में से 4 गया 6, ये है। और ये हो जाएगा 1/, अब इनका मल्टीप्लाई करके आएगा 5048.32 इंटू 10⁻6। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.000198, आगे और भी इतना इनफ है, 10⁻⁻6। और ये पॉइंट अगर हम ये 6 प्लेसेस पीछे लेके जाएं तो हो जाएगा 198 इंटू 10⁻⁻6 है ना, या और ये हो जाएगा 198 इंटू 10⁻⁻12, और ये कैपेसिटर है तो कैपेसिटेंस होता है फैरेड में, एंड 10⁻⁻12 होता है पिकोफैरेड। ये कैपेसिटेंस आ चुका है फर्स्ट केस में। सेकंड केस में देखते हैं अब। तो जब फ्रीक्वेंसी, तो दूसरे जो फ्रीक्वेंसी है यानी फ्रीक्वेंसी की रेंज है, तो सबसे लोवेस्ट एंड हाईएस्ट 1200 किलोहर्ट्ज़ है ना, क्वेश्चन में ये लिखा है 1200, ये आप देख सकते हैं। तो ये हो गया, तो बेसिकली ये है 12 इंटू 10⁵5 हर्ट्ज़, एंड L तो अगेन सेम ही है। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस होगा 1/4 पाई स्क्वायर ν2 स्क्वायर L, 1/4 3.14 स्क्वायर 12 इंटू 10⁻5 स्क्वायर, और L है 2 इंटू 10⁻⁻4 हेनरी, है ना, ये जो यहाँ पर है। दोनों केस में इंडक्टेंस सेम है, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 9.86 इंटू 144 इंटू 2 इंटू 10⁻6। ओके, और ये आ जाएगा पूरी कैलकुलेशन करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 88 पिको फैरेड। तो जो रेंज है वो आप देख सकते हैं। तो द रेंज ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर इज़ फ्रॉम 88 पिको फैरेड टू 198 पिको फैरेड। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास ये LCR सर्किट यहाँ पे गिवन है, सारे कंपोनेंट सीरीज में लगे हैं, और गिवन है कि इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे गिवन है, तो ये लिख देते हैं। L is 5 Henry, capacitance 80 microfarad, which is 80 times 10⁻⁻6 farad. Resistance is given 40 ohm. What else? Supply voltage is given here. Supply voltage होता है RMS value of voltage, VRMS, that is 230 volt. Okay. अब क्वेश्चन करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के केस में हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है इसकी एट रेजोनेंस। देखो, रेजोनेंस के केस में जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है।
तो सोर्स फ्रीक्वेंसी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है, इसका फॉर्मूला ये होता है रेजोनेंस के केस में, व्हेन वी हैव दिस सिचुएशन ऑफ रेजोनेंस। वैल्यूज़ पुट करते हैं तो L इज़ 5, कैपेसिटेंस इज़ 80 टाइम्स 10⁻⁻⁶, ये हो जाएगा 400 टाइम्स 10⁻⁻⁶, स्क्वायर रूट करेंगे तो ये है 20 -3, 2 × 10⁻⁻², 10⁻⁻² पर जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा, विच इज़ 100, और ये हो जाएगा 50। और ये ध्यान रखना, ये हर्ट्ज़ नहीं है क्योंकि हमने ओमेगा फाइंड किया है। तो ओमेगा जब हम फाइंड करते हैं तो उसका यूनिट पर सेकंड आप लिख सकते हैं, रेडियन पर सेकंड या फिर जस्ट पर सेकंड। और जब हम न्यू फाइंड करते हैं दैट इज़ हर्ट्ज़, वो हर्ट्ज़ में आता है। तो अभी तक सब समझ आ गया, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है। अब सेकंड पार्ट करते हैं। Obtain the impedance of the circuit and amplitude of current at the resonating frequency। तो बी पार्ट में हमें एट रेजोनेंस इम्पिडेंस फाइंड करना है। रेजोनेंस पे जो इम्पिडेंस होता है, देखो रेजोनेंस पे XL = XC होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस बिकम्स इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो उस केस में जो Z, तो Z का फॉर्मूला क्या होता है LCR सर्किट के लिए, व्हेन ऑल द कंपोनेंट्स आर इन सीरीज, दैट इज R² + XL - XC होल स्क्वायर। अब बिकॉज ये इक्वल है तो जो Z है ये बन जाता है R, और R क्वेश्चन में क्या है 40 है, तो 40 ओम आ गया इम्पीडेंस। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं इम्पीडेंस दिस। ओके, तो ये है। और दूसरा क्या है, हमें फाइंड करना है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, यानी मैक्सिमम करंट फाइंड करनी है। मैक्सिमम करंट फाइंड करने के लिए पहले RMS वैल्यू ऑफ करंट हम फाइंड करेंगे, जो कि इजीली हम निकाल सकते हैं, क्योंकि RMS वैल्यू ऑफ करंट विल बी VRMS विच इज़ सप्लाई वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस Z। तो ये है 230/40, तो ये हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे 5.75 एम्पियर। ये है RMS वैल्यू ऑफ करंट। तो मैक्सिमम करंट हो जाएगी √2 टाइम्स IRMS, मीन्स 1.414 टाइम्स 5.75, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आएगा 8.13 एम्पियर। तो ये आ चुका है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, या पीक करंट, या मैक्सिमम करंट। ओके, ऑलराइट। अब सी पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल 3 एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट। ओके, ठीक है, तो इसके लिए हमें IRMS की ज़रूरत पड़ेगी। तो बी पार्ट के आंसर्स क्या थे, एक तो 40 ओम निकला हमारा इम्पीडेंस, दूसरा एम्पलीट्यूड ऑफ करंट दैट इज़ 8.13 एम्पियर, और इसमें हमें IRMS की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो सी पार्ट जो है उसमें हमें फाइंड करना है RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल 3 कंपोनेंट्स, यानी तीनों में हमें R, C एंड L, इस पे हमें पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना है। बेसिकली हमें VR, VC एंड VL ये हमें फाइंड करने हैं। तो एक एक करके फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले VR, तो RMS पोटेंशियल ड्रॉप हमें फाइंड करना है, दैट इज इट मीन्स RMS वैल्यू हमें करंट की भी चाहिए, और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसका, जो इसका, अब R की बात है ना तो इसमें R आएगा रेजिस्टेंस। केवल अगर हम केवल R में पोटेंशियल ड्रॉप की बात करेंगे तो उसमें केवल R का जो रेजिस्टेंस होता है वो आएगा, है ना। देखो R यानी रजिस्टर जो है उस पर जो रेजिस्टेंस है वो R होता है, बट कैपेसिटर पे रेजिस्टेंस का काम करता है XC, इंडक्टर पे रेजिस्टेंस का काम करता है XL। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस ये है। तो इसमें
आर का मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 5.75 इंटू, और रेजिस्टेंस इज़ 40 ओम, तो ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 230 वोल्ट। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है एल पे, एल या सी पे, जिस पे भी पहले फाइंड करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें क्या होगा, आई आर एम एस, दैट इज़ गुड, इंटू एक्स एल। सो आई आर एम एस और एक्स एल होता है ओमेगा एल। तो अब ये वैल्यूज़ हमें पुट करनी है। 5.75 टाइम्स ओमेगा जो निकला था शुरू में 50, और एल इज़ 5, तो इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 25 25 75 का 5 125 12 175 87 18 25 25 143, और ये आएगा यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ये आ चुका है। ठीक है, 1437.5 वोल्ट। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप आ चुका है इंडक्टर पे, और अब हमें कैपेसिटर पे फाइंड करना है पोटेंशियल ड्रॉप। बेसिकली हमें वीसी फाइंड करना है, तो ये है आई आर एम एस इंटू एक्स सी हो जाएगा इस बार, यानी आई आर एम एस एक्स इज़ 1/ओमेगा सी। और एक बात ध्यान रखना, ये दोनों सेम वैल्यूज़ आनी चाहिए, यानी वी सी भी सेम आएगा, रेजोनेंस वाली सिचुएशन है उस पर सेम आते हैं दोनों। ओके, तो आई आर एम एस 5.75 अपॉन ओमेगा इज़ 50, सी इज़ 80 टाइम्स 10⁻⁻⁶, तो ये हो जाएगा 5.75 अपॉन 400, नहीं 40, एक और ज़ीरो आएगा, ये है 5.75 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻3, तो 4 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.4375, और 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा माइनस वाला तो प्लस में हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1437.5 वोल्ट। ठीक है, तो एज आई सेड कि ये दोनों सेम आनी चाहिए रेजोनेंस की सिचुएशन पे, बट बिकॉज ये बिल्कुल ऑपोजिट फेज में होते हैं इसलिए ये प्लस माइनस होके ज़ीरो आ जाता है अगर हम इनका कंबाइंड फाइंड करें, और वही हमें यहाँ पे फाइंड करना है सेकंड पार्ट। शो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल सी कॉम्बिनेशन। तो अक्रॉस एल सी कॉम्बिनेशन की बात करते हैं अब। तो एल सी कॉम्बिनेशन में हम इम्पिडेंस फाइंड करेंगे पहले। तो एल सी कॉम्बिनेशन का इम्पिडेंस एक्स एल माइनस एक्स सी ये होता है, एंड बिकॉज दोनों इक्वल हैं दैट्स वाई इट इज़ ज़ीरो, सिंस एक्स एल इक्वल्स टू एक्स सी, बिकॉज रेजोनेंस वाली सिचुएशन है। तो देयरफॉर जो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट इज़ एल सी कॉम्बिनेशन में, तो आई आर एम एस, बट इसमें जो एल सी कॉम्बिनेशन का इम्पिडेंस है वो आएगा, एंड दैट विल मेक इट ज़ीरो, तो इसका आंसर ज़ीरो है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका आंसर निकल चुके हैं। आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा।